हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ऑनलाइनर पीवाईक्यू सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय भूगोल की यह पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है। जी हाँ, एक क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पहले थ्योरी सेगमेंट का आप हमारे जब भारतीय भूगोल सीरीज़ के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे भारतीय भूगोल प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। उसमें आपको पहले थ्योरी क्लासेस भी 4 से 5 6 क्लासेस कराई गई हैं। उनको करने के बाद फिर आपको ये पीवाईक्यू एमसीक्यू सीरीज़ करना है। यहाँ थ्योरी क्लासेस करने के बाद आप जब पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ से भी जो क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग फटाफट हमारे चैनल से जुड़ें। चलिए फिर शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। तो आज हम देखेंगे अपवाह तंत्र। जी हाँ, ड्रेनेज सिस्टम से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंधु बेसिन की बात करेंगे, सिंधु बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो पंचनद में सम्मिलित नहीं है। जी हाँ, पंचनद में कौन सा सम्मिलित नहीं, तो सिंधु नदी जो है पंचनद में हमारी सम्मिलित नहीं है। इसे आप लोग याद रखेंगे। सिंधु नदी के उद्गम की बात करें तो कैलाश श्रृंखला से। जी हाँ, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है, तो ये कैलाश पर्वत श्रृंखला से होती है। वह नदी जो हिमालय को 3 श्रेणियों को आर पार काटती है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वह नदी जो हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है, तो ये हमारी सतलज नदी है। इसे आप लोग याद रखेंगे। दूधगंगा नदी कहाँ अवस्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो यह झेलम की सहायक नदी है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सोन नदी का वास्तविक स्रोत की बात करें तो शहडोल जिले में अमरकंटक। जी हाँ, सोन नदी जो है हमारी कहाँ से निकलती है, तो यह शहडोल जिले में अमरकंटक से निकलती है। और हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन है, तो ये सतलज नदी है। जी हाँ, जो कि 3 श्रेणियों को आर पार काटती है, सतलज नदी। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो सतलज नदी का ही उद्गम भारत में नहीं है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ब्यास और सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है बिष्ट दोआब। जिसे आप लोग याद रखेंगे कि ब्यास और सतलज के मध्य कौन सा दोआब फैला है, तो बिष्ट दोआब है। तो ये हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। तो वह नदी जिसमें माजुली नदी द्वीप स्थित है, तो यह ब्रह्मपुत्र है हमारा। जी हाँ, किस नदी पे हमारा माजुली द्वीप स्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। वह नदी पहले जो गंगा के पहले सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो कौन है, तो यह तीस्ता नदी है हमारी। जी हाँ, पहले यह गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन अब यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन है, ये तीस्ता नदी है। हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण क्या है, तो नदी अपहरण। जी हाँ, नदी अपहरण जो है हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि वह नदी जिसके स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ बिगिनिंग लगभग एक ही है, तो ब्रह्मपुत्र और सिंध। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र और सिंध की जो है स्रोत बिंदु एक ही है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। कैलाश मानसरोवर से यह निकलते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम गंगा बेसिन की बात करेंगे। गंगा बेसिन के बारे में पढ़ें तो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो जोंक नदी। जी हाँ, जोंक नदी जो है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। फरक्का के बाद गंगा नदी के प्रमुख धारा का नाम किस नाम से जाना जाता है, तो यह पद्मा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बांग्लादेश में भी इसे जो है पद्मा के नाम से जानते हैं। फरक्का के बाद जो है गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम किस नाम से, पद्मा नाम से जाना जाता है। वह स्थान जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, तो ये देवप्रयाग है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, कौन सा है, देवप्रयाग है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। जी हाँ, अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है, तो ये चंबल नदी है। इसे आप लोग याद रखेंगे। बेतवा नदी कहाँ मिलती है, तो यमुना में मिलती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। गंगा नदी के उदाहरण की बात करें तो पूर्ववर्ती अपवाह क्षेत्र। गंगा नदी जो है पूर्ववर्ती अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, तो यह कोसी नदी जो कि बिहार का शोक भी कही जाती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। गंगा नदी किसमें, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण से आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, तो राप्ती नदी है। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। गंगा नदी के मात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है, वह है गोमती नदी। जी हाँ, गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वह कौन सी है, तो यह गोमती नदी है। गंगा की सहायक नदी जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है, तो यह सोन नदी है। जी हाँ, सोन नदी का प्रवाह जो है उत्तरी दिशा में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम गोदावरी नदी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो गोदावरी की बात करें तो यहाँ पर सुमेलन किया गया। एक तरफ नदियाँ, एक तरफ उद्गम स्थल हैं। आइए उनके बारे में देख लेते हैं। तो यमुना जो है, यमुना हमारी यमुनोत्री बंदरपुर से इसका उद्गम स्थल होता है। कृष्णा की बात करेंगे तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका होता है। गोदावरी की बात करेंगे तो त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है। वही महानदी की बात करेंगे तो सिहामा पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि यमुना यमुनोत्री बंदरपुर से, कृष्णा जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर नासिक से, महानदी जो है सिहामा पहाड़ी से। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे कौन सी है, तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो ये गोदावरी है। इसे आप लोग याद रखेंगे।
भारतीय नदियों में जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है, तो गोदावरी का है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम कृष्णा नदी बेसिन के बारे में बात करेंगे। तो कृष्णा नदी सहायक नदी नहीं है, तेल नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अन्य नदियों की बात कर लें तो यहाँ पर सहायक नदी दिया गया है, एक तरफ नदी दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मालप्रभा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदी है, मंजरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, प्राणहिता जो है गोदावरी की सहायक नदी, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है तो तापी नदी है। जी हाँ, भ्रंश घाटी से प्रवाहित नदी कौन सी होती है, तापी है। मुख्य नदी की बात करेंगे तो मुख्य नदी की सहायक नदी की बात करेंगे तो गोदावरी जो है बेनगंगा, नर्मदा जो है तवा, कृष्णा की जो है सहायक नदी दूधगंगा, कावेरी की जो है हेमावती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है तो इसे ताप्ती नदी कहा जाता है। कोसी नदी का स्रोत स्थल माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह नदी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है तो यह महानदी कही जाती है। वह भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो नर्मदा और तापी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह भारतीय नदी जो युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो कौन सी है, नर्मदा और तापी है। नदी घाटी परियोजना की बात करें तो नदी अवस्थित की बात करें, सुमेलन यहाँ करना है तो रिहंद परियोजना जो हमारे रिहंद नदी पे है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी है, पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पे है, इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखेंगे कि मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी की बात करें तो बैगई जो है मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। वहीं पश्चिमी वाहिनी नदी की बात करें तो ये 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, कौन सी नदी, तो ये नर्मदा नदी है। रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी की बात करें तो नर्मदा नदी है। वह नदी जो एस्चुरी बनाती है तो ये कौन सी है, तो ये ताप्ती नदी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ हमने देख लिया कि वह नदी जो एस्चुरी बनाती है कौन सी नदी है, ताप्ती नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नदी की बात करें तो ताप्ती नदी है। अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी की बात करें तो नर्मदा नदी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नर्मदा नदी कहाँ से प्रभावित होती है, तो सतपुड़ा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य से प्रभावित होती है, कौन सी, नर्मदा नदी। ज्वारनद मुख बनाने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। वही कावेरी नदी के उद्गम की बात करेंगे तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से यह कावेरी नदी का उद्गम होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से। अगला देखेंगे कि वह नदी इसमें दक्षिण की गंगा कहा जाता है तो कावेरी नदी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। दक्षिण की गंगा किसे कहा गया है, कावेरी नदी है। और दक्षिण भारत की गंगा की बात करें तो वह गोदावरी नदी कहा जाता है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी नदी है, तो हुगली जो है, हुगली की सहायक नदी दामोदर है। भारत की वह नदी से जैविक मरुस्थल कहते हैं तो यह दामोदर है, इसे आप लोग याद रखेंगे। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखते हैं तो वृक्षनुमा होती हैं। अगला देखेंगे 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन, बेतवा, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगर ये सहायक नदी किसकी है तो यह तुंगभद्रा की है, इसे आप लोग याद रखेंगे। संकोच नदी किसके साथ सीमा बनाती है तो यह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, कौन सी, संकोच नदी, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है तो महानदी है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन सी नदी बनाती है तो महानदी बनाती है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। जी हाँ, दक्कन के पठार में नदियों का पूर्व जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। अब यहाँ पर सुमेलित करना है, सही सुमेलित, उसके कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, उसकी सहायक नदियों के नाम। तो गंगा की सहायक नदी सोन है, गोदावरी की मंजरा है, कृष्णा की भीमा है और यमुना की केन है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नदियों के किनारे प्रमुख स्थित नगर हैं, उनके बारे में देख लेंगे। तो बिछड़ू प्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है धौलीगंगा और अलकनंदा। तो यहाँ हमने देख लिया कि बिछड़ू प्रयाग नदियों के संगम में कौन सा क्या स्थित है, तो धौलीगंगा और अलकनंदा। धौली स्थित है भुवनेश्वर में। जी हाँ, धौली कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएँ तट पर। जी हाँ, लेह कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के दाएँ तट पर। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। जी हाँ, नासिक कहाँ पर स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। औरंगाबाद शहर का पुराना नाम क्या था, खिड़की नाम था। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। औरंगाबाद शहर का पुराना नाम क्या था, खिड़की था। अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती मना रहा 600वीं जयंती अहमदाबाद ने अपनी बनाई है हाल ही में, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे तटीय भाग और द्वीप समूह की बात कर लेंगे। यहाँ पर तो तटीय भाग और द्वीप समूह की बात करेंगे तो पूर्वी भाग की बात करें। जी हाँ, यहाँ से हमारे एग्जाम में कई बार सवाल पूछेंगे, तो पूर्वी भाग की बात करेंगे ईस्टर्न में। तो ये तटीय भाग और द्वीप समूह है, तो ये हमारा पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया। तो हम देख लेते हैं कि कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है नागपट्टिनम। जी हाँ, नागपट्टिनम। कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के मध्य स्थित कौन है, कोरोमंडल तट स्थित है। जी हाँ, कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के मध्य क्या स्थित है, तो कोरोमंडल तट स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, तो पुलिकट झील के किनारे स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। पश्चिमी भाग की बात करेंगे तो कोरी क्रीक निवेशिका स्थित कहाँ है, कच्छ के रण में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि
ये कच्छ के रन में यहाँ पर स्थित है कोरी क्रीक, इसे आप लोग याद रखेंगे। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है यह, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह समूह जिसे औसत समुद्र के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु है केरल में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो हमने देख लिया कि वह स्थान जिसे औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु कहा जाता है तो केरल है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम द्वीप समूह की बात करेंगे, द्वीप समूह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक द्वीप नहीं है, तो अमीनी द्वीपी द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है, तो यहाँ पर अमीन द्वीपी द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है। अगला देखेंगे कि भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य है, तो यह रामेश्वरम द्वीप है। जी हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर रामेश्वरम द्वीप स्थित है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? साल्सेट द्वीप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि भारत और का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कहाँ है? साल्सेट द्वीप है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। बेलिकोंडा समूह किसका सनात्मक हिस्सा है? तो पूर्वी घाट का हिस्सा है। जी हाँ, यहाँ पर ये बेलिकोंडा द्वीप पड़ता है, पूर्वी घाट का हिस्सा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक तरफ द्वीप दिए गए हैं तथा कुछ कहाँ पर अवस्थित है उसके बारे में दिया गया है। तो बेंत साकोधर जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पीरम जो है खंभात की खाड़ी में स्थित है। द्वारका जो है अरब सागर तट पर स्थित है। दीव जो है काठियावाड़ तट पर स्थित है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं कि बेंत साकोधर कच्छ की खाड़ी में, पीरम खंभात की खाड़ी में, द्वारका अरब सागर तट में, दीव जो है काठियावाड़ तट में, से आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे भारत में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह समूह जो भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है तो मिनिकाया आता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अन्य तट की बात करेंगे तो केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है, मालाबार तट। भारत का वह सेल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है तो गोंडवाना समूह। बेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे और आज बस यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में हम आपको घाटियाँ प्रपात झीलें आदि के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और हमारी अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लोगों को शेयर कर दिया करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।